नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTA की आज जारी रैंकिंग में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने शीर्ष पर अपनी पकड़ और मजबूत की। इनेट कोंटावेइट को 3 स्थान का फायदा हुआ है और वो अब दूसरे स्थान पर पहुंची। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में हर्षदा गरुण, ज्ञानेश्वरी यादव और एल धनुष ने भारोत्तोलन में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। भारतीय लंबी दूर के धावक अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8वीं बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले आज से शुरू। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं टेनिस की जारी हुई आज की ताजा रैंकिंग से। फ्रेंच ओपन में शनिवार को महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पॉलिश टेनिस स्टार ईगा स्विटेक ने आज जारी ताजा WTA रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। 2020 में ट्रॉफी जीतने के बाद रोना गैरो में स्विटेक ने यह दूसरा सिंगल्स खिताब था। एस्टोनिया की एनेट कोंटावेइट दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर स्पेन की पाउला बाडोसा हैं। इस बीच एनेट कोंटावेइट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई हैं, जबकि ट्यूनीशिया की ओंस जबूर ने 6ठे स्थान से चौथा स्थान हासिल किया है। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने शीर्ष 10 में पहली बार जगह बनाई है, जो नंबर 11 से नंबर 8 पर छलांग लगाने में कामयाब रही हैं। वो 9वें नंबर की डेनियल कॉलिंस को पीछे छोड़ते हुए नई अमेरिकी नंबर 1 बन गए हैं। स्विटेक से फ्रेंच ओपन के फाइनल में हारने वाली गॉफ भी 10 स्थानों की बढ़त के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं सेरेना के बाद ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली वो सबसे कम उम्र की अमेरिकी महिला भी बन गई हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं राकेश, और जिस तरीके से अभी फ्रेंच ओपन जो है वो कल समाप्त हुआ और शनिवार को महिला सिंगल्स का खिताब जो है ईगा स्विटेक ने जीता और निश्चित तौर पर वर्ल्ड नंबर 1 है, और इसको जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम को उनकी जो पकड़ है वो नंबर 1 पे और ज्यादा मजबूत हुई है। देखिए, ग्रैंड स्लैम की खासियत यही होती है कि रातों रात आपको एक बहुत बड़ा नाम मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता है कि ग्रैंड स्लैम को आपने जीता। आप दुनिया भर में और कोई टूर्नामेंट जीतिए तो उसमें इतनी आपको प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी इसमें मान सम्मान, प्रसिद्धि और रैंकिंग पॉइंट्स इतने जबरदस्त मिलते हैं कि आपकी पकड़ वो मजबूत हुई है पहले पे। लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि जो कोंटावेइट 5वें से दूसरे स्थान पर आ गई है, एकदम से छलांग लगा के उन्होंने तेजी से छलांग लगाई है, तो उनके साथ थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ है, चाहे वो क्रिकेटर हो, टेनिस के खिलाड़ी हो, उनका ये कहना होता है कि रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान प्रदर्शन पे देना चाहिए। अगर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तो निश्चित रूप से आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जो बड़े प्लेयर हैं वो रैंकिंग के ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं करते जितना कि अपने बेहतर खेल के ऊपर करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट जीतें, तो रैंकिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो एक आम खेल प्रेमी होता है वो रैंकिंग से भी खिलाड़ियों को पहचानता है कि भाई वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, और इसका कहीं ना कहीं दबाव आपके विपक्षी खिलाड़ी के ऊपर भी रहता है कि भाई आप वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ खेल रहे हैं। जैसे कोको गॉफ का अगर देखें, बहुत ही प्रेस्टीज कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का इसके साथ जुड़ा हुआ है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना और उसको होना, ये अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही प्रेस्टीज की बात है, गर्व की बात है। और अगर कहीं वर्ल्ड नंबर 1 को आप हरा देते हैं तो वो उस खिलाड़ी को भी जो मान सम्मान मिलता है और जो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। आप कोको गॉफ को देखें कि जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर प्रदर्शन किया तो वो एक बेहतरीन टैलेंट के रूप में सामने आई। आप महिला टेनिस को देखेंगे, आप पुरुष टेनिस देखिए कि राफेल नडाल कितने साल से चल रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन वो छोटी छोटी चमक दिखा के गायब हो जा रहे हैं। लेकिन महिला टेनिस के अंदर लगातार नई खिलाड़ी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और इस बार का जो फाइनल भी हुआ अगर हम देखें तो चाहे वो ईगा स्विटेक की बात करें तो वो भी बहुत ही यंग और युवा खिलाड़ी हैं, और इसके साथ ही कोको गॉफ भी मात्र 18 साल की हैं, और जिस तरीके से खेल का प्रदर्शन किया, फाइनल तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट अगर हम महिला सिंगल्स की बात करें तो
कुछ नए खिलाड़ी अब आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो एक इस पे बड़ी चर्चा भी हो गई। एमिली मेरेस्मो ने कह दिया था कि जो महिला जो टेनिस खिलाड़ी उनसे ज्यादा पुरुष के मैचेस जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, और उस वजह से उनको बाद में इस पे माफी भी मांगनी पड़ी और चीजें अपनी सुधारनी पड़ी। लेकिन महिला टेनिस को लोग काफी गौर से देखते हैं, उनके प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। वो चाहे उतने हार्ड हिटिंग्स आपको उसमें ना नजर आती हो, लेकिन जो खेल का लुत्फ है वो महिला टेनिस में भी भरपूर आता है। और खासतौर पर जब ये छोटी उम्र की खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करती है और नई नई खिलाड़ी सामने आती हैं, तो देखने वाले को लगता है कि भाई ये कहां से इतना टैलेंट आ रहा है। मुझे हैरानी है पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें कि महिला टेनिस में लगातार नई खिलाड़ी आ रही है, लंबे समय तक टिकने वाली खिलाड़ी। हम तो उस जमाने से रहे कि जब हम मार्टिना नवरातिलोवा को देखते थे, स्टेफी ग्राफ को देखते थे, ये गैब्रिएला सबातीनी, वो कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाती थी लेकिन फिर भी इतनी चर्चित रहती थी। तो ये खिलाड़ी लगातार चलनी, बरसों बरस खेलती हुई नजर आई। मार्टिना नवरातिलोवा ने तो सारी जो चीजें थी सारे बैरियर ही तोड़ के रख दिए उन्होंने। तो अब ये वैसी लड़कियां नहीं आ रही है जो लंबे समय तक टिके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े टूर्नामेंटों को लगातार जीते। लेकिन फिर भी नया टैलेंट तो सामने आ ही रहा है और उनको देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक नए स्टाइल की टेनिस भी नजर आती है अब। वो पुरानी पारंपरिक स्टाइल से एक अलग स्टाइल, क्योंकि युवा जो खिलाड़ी है नई सोच के साथ आते हैं, नई तरह के ट्रेनिंग्स आजकल चल रही है सब कुछ, और फिटनेस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो बहुत आनंद आता है इनको देखने। बिल्कुल। और राकेश, आपने युवा खिलाड़ियों की बात की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कल भी स्टार थे, आज भी स्टार हैं, और हम बात कर रहे हैं राफेल नडाल की। जिस तरह से उन्होंने कल इसी कार्यक्रम के दौरान, उनका मैच चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने नॉर्वे के जिस तरह से रूट को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर जो 14वां सिंगल्स का खिताब जीता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि आप यूथ की बात कर रहे थे, तो 76 साल के नडाल जो है वो रोलैंड गैरस का खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी हैं। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आइए सुनते हैं नडाल की इस जीत पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। फ्रेंच ओपन 2022 के मेंस सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर रिकॉर्ड 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर लिया है। फिलिप चार्टियर कोर्ट पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने उतरे रूड को फाइनल मुकाबले में नडाल ने एक तरफा अंदाज में 6-3, 6-3, 6-0 से हराया। 3 जून को 36 साल के हुए नडाल फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। क्ले कोर्ट पर नडाल ने जब 2005 में पहली बार ट्रॉफी उठाई थी तो उनकी उम्र 19 साल थी। राफेल नडाल रोलांड गैरो पर 14वां फाइनल खेलने उतरे थे। कुल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो रविवार को उनका ये 30वां खिताबी मुकाबला था, जिसमें वो 22 बार जीत चुके हैं। दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 जीतकर करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर से 2 ग्रैंड स्लैम आगे निकल गए हैं। नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 से पहले 21 ग्रैंड स्लैम जीते थे। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर काबिज हैं। दोनों के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। 36 साल के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 50 साल पहले आंद्रे गिनेनो ने 34 साल की उम्र में खिताब अपने नाम किया था। अब नडाल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नडाल ने इससे पहले साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। ये पहला मौका है जब उन्होंने साल के पहले दोनों ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किया। ये राफेल नडाल का 92वां सिंगल्स टाइटल भी है। इस मामले में अभी 3 खिलाड़ी उनसे आगे हैं। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ वॉकओवर मिला था। ज़्वेरेव मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। हालांकि मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर था। नडाल ने पहला सेट जीता था, लेकिन दूसरा सेट 6-6 से बराबरी पर था। वहीं कैस्पर रूड ने सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मारिन सिलिच को 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 से मात दी थी। 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर नडाल ने साबित कर दिया कि लाल बजरी के असली शहंशाह वही हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। ये तो मानना पड़ेगा राकेश की लाल बजरी के जो शहंशाह हैं वो राफेल नडाल ही है। और उम्र की हम बात कर रहे थे, 36 साल की उम्र में भी जब आप खिताब जीतते हो 14वीं बार, तो किसी खिलाड़ी के लिए आप एक नया इतिहास रचने जैसा है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है राफेल नडाल की। मानना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी जिस तरह से सामने आ रही है, उनके बीच में आप इस तरह से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करें। और राफेल नडाल, रोजर फेडरर, जोकोविच, इनकी मैं एक बड़ी चीज ये मानता हूं कि ये लोग कहीं हारते भी हैं जी, तो बोलते हैं कि नहीं अगले साल मैं फिर आऊंगा। लोग सोचते हैं कि भाई ये कब
छोड़ेंगे अभी, लेकिन ये तो लगातार जीत रहे हैं और उम्र जो है एक नंबर है, ये इन्होंने इस चीज को साबित किया। और जिस तरीके का ये फाइनल खेला गया, मुझे लगा कि ये बहुत ही हल्के स्तर का फाइनल था, कोई इसमें संघर्ष नहीं था। और जिस तरीके से राफेल नडाल ने उनके जो बैक एंड क्रॉस कोर्ट शॉट्स थे, उनके जो डाउन द लाइन शॉट्स थे, उसका कैस्पर रूट के पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि बॉल कहां जा रही है। और जिस तरह से नेट पे आके राफेल नडाल ने उनको किए, ड्रॉप शॉट्स भी मारे, मतलब बहुत एक तरह से जैसे ऐसा लग रहा था कि अपनी उंगलियों पर वो उनको नचा रहे हैं जी, कि बिल्कुल भी कैस्पर रूट को मतलब वो मैच में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लास्ट सेट तो आप देखें तो 6-0 से उन्होंने बड़े आसानी से अपने नाम कर लिया। वो तो खैर देखो, जब 2 सेट आपके 6-3 से होते हैं तो वो मैंने आपको बताया ना कि वो पूरी तरह से राफेल नडाल के कंट्रोल वाला फाइनल था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई मतलब फाइनल तो वो लग ही नहीं रहा था। फाइनल वाला संघर्ष कैस्पर रूट दिखा नहीं पाया। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो फाइनल से पहले उन्होंने जो बेहतरीन जीते दर्ज की हैं, उसके बावजूद राफेल नडाल के आभा मंडल में कहीं पूरी तरह से दब के रह गए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि अपना आइडियल वो मानते हैं राफेल नडाल को, कैस्पर रूट। टॉप क्लास सर्विस उनकी जी, और बहुत ही बेहतरीन सर्विस, उनके रिटर्न्स, उनके बैक एंड शॉट्स, क्रॉस कोर्ट शॉट्स, उनके डाउन द लाइन शॉट्स, मतलब बहुत जबरदस्त। कैस्पर रूट के पास कोई जवाब ही नहीं था उनका। मुझे लगता है कि लेकिन इस मैच से काफी कुछ उन्होंने सीखा होगा कि जब आप बड़े फाइनल में कहीं खेलते हैं तो आपको बड़े खिलाड़ी का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल। और वैसे भी इसके पहले वो कभी भी मतलब अगर हम देखें तो चौथे दौर के बाद वो किसी ग्रैंड स्लैम में पहुंचे ही नहीं थे, और उसके बाद सीधे वो फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे, और वो भी सामने राफेल नडाल थे। तो कहीं ना कहीं वो निश्चित तौर पर वो दिखा सामने कि जिस तरह से फाइनल जो है, जिस तरीके से फाइनल होना चाहिए था, वो एक तरह से एक तरफा मैच हो गया। लेकिन वो काफी कुछ सीख के मुझे लगता है कि इस फाइनल से जाएंगे और आने वाले जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं उसमें निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। जी बिल्कुल। चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज हरियाणा के पंचकुला में भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कुल 164 किलो वजन उठाया। वहीं हर्षदा गरू ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच में 69 किलो और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम सहित कुल 152 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु के एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में 88 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हिमाचल प्रदेश ने कबड्डी में लड़कों के वर्ग में उत्तर प्रदेश को 39-22 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। निशानेबाजी के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा के शिव नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में शिव ने हरियाणा के ही समर्थ राणा को 16-10 से हराया। तो इस समय खेलो इंडिया युवा खेलों ने खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है, और जिस तरह से नेशनल रिकॉर्ड्स जो टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्कूल के बच्चे भी काफी आगे आ रहे हैं और एक नया मंच मिला है उन्हें। बिल्कुल सिद्धार्थ, मैंने देखो आपको 2-3 दिन पहले कार्यक्रम में ये कहा था कि कैसे जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल हुए थे उसमें भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे। तो एक ये बड़ी चीज है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों के बच्चे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपने खेलों के अंदर। इससे पता लगता है कि स्टैंडर्ड कितना ऊपर आपका जा रहा है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटने से क्या होता है, सबकी निगाहें उनकी तरफ जाती हैं, उनका प्रदर्शन दूरदर्शन पे दिखाया जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। रेडियो पे आप लोग इतना जबरदस्त उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके नाम, जीतने वालों के नाम इस तरीके से आ रहे हैं, तो उनको इतना बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से। और सोचिए, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर मेडल जीत रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नजरों में आएंगे और होनहार खिलाड़ियों में शामिल किए जाएंगे। स्कॉलरशिप मिलनी शुरू होगी, आगे के लिए उनको और सुविधाएं मिलेंगी, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छे लेवल के कोचेज उनको मिलेंगे। तो ये जो खेलो इंडिया की जो स्कीम है भारत सरकार की, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, खेल तो है जो भी है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि वहां आज एक और चीज हुई कि नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च का एक सेशन रखा गया, जिसमें फिनलैंड में ट्रेनिंग ले रहे हैं नीरज चोपड़ा, हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर। वो फिनलैंड से ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने इसके महत्व को बताया कि कैसे खिलाड़ी के बेहतर बनने में स्पोर्ट्स साइंस और बायोमैकेनिक्स जो है कितना आवश्यक है, उनकी खुराक के लिए, उनकी डाइट्स के लिए, हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी, एशियन गेम्स के खिलाड़ी, उन्होंने भी उस सेशन को सुना और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी जबरदस्त, मतलब सरकार जो है खिलाड़ियों को कोचिंग के अलावा उनकी मेंटल ट्रेनिंग, उसके अलावा उनकी जो ये
टेक्नोलॉजी है, जितनी टेक्नोलॉजी की, साइंस की जितनी बड़ी हेल्प ली जा सके, वो जो है ना बहुत बड़ी चीज है। मैं आज सुबह बैठा था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में, वहां के लेक्चरर्स के साथ बातें हो रही थी, प्रिंसिपल के साथ बातें हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि हम यहाँ स्पोर्ट्स साइंस पर कितना जोर देते हैं। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ जो स्पोर्ट्स साइंस पढ़ाया जाता है यहाँ बच्चों को, वो लोग आगे जाके जो कोचेस के रूप में लगते हैं, तो वो कितना खिलाड़ियों को आगे फायदा दे सकते हैं। और भारत सरकार देखिए कि इसके ऊपर खर्चा भी बहुत होता है, खर्चा भी कर रही है। और इसके तहत अभी भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च और IIT मद्रास और साई ने मिलकर एक MOU साइन किया है कि हम खिलाड़ियों को अपनी वो IIT मद्रास की तरफ से टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक हेल्प जितनी हो सकेगी वो देंगे। और जैसा नीरज चोपड़ा ने सेशन में खिलाड़ियों को बताया कि भाई अगर आप इन सब चीजों की मदद लेंगे, इसकी नॉलेज आपको रखनी होगी, तो आपके खेल में बहुत सुधार होगा। और वर्ल्ड क्लास एथलीट आप तभी बन पाएंगे जब आप बायोमैकेनिक्स और टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब की हेल्प लेंगे। इसके बिना आपका बड़ा खिलाड़ी बनना मुश्किल है। खाली ट्रेनिंग से, स्किल डेवलप करने से ही नहीं काम होगा। जी बिल्कुल, तो इसकी बहुत अहम भूमिका है। बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारतीय लंबी दूर के धावक अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8वीं बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। साबले कल मोरक्को के रबात में डायमंड लीग 2022 में 5वें स्थान पर रहे। 27 वर्षीय साबले अपनी पहले डायमंड लीग मीट में भाग ले रहे थे और उन्होंने 8 मिनट 12.48 सेकंड का समय लिया और अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो इस समय रिकॉर्ड तोड़ने की बात चल रही है, तो एक और जो है उसी में ऐड कर देते हैं। बिल्कुल, अविनाश साबले बहुत ही टैलेंटेड एथलीट हैं। और देखिए कि स्टीपल चेज जो है पानी में से आपको कूद के जाना पड़ता है, हडल्स को दमखम तो है ही, आपको साथ में हडल्स भी क्रॉस करने होते हैं, तो काफी मेहनत वाला ये इवेंट है और उसमें लगातार इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ना। लेकिन मजा तभी आएगा जब वो नीरज चोपड़ा की तरह ओलंपिक्स में हमारा कोई धावक इस तरीके से पदक जीते, तो उसका मजा ही अलग होगा। बात करते हैं क्रिकेट की। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में बेंगलुरु में झारखंड ने टॉस जीतकर पहले बंगाल को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बंगाल ने 89 ओवर में 1 विकेट पर 310 रन बनाए। दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मुकाबला है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 86 ओवर में 3 विकेट पर 304 रन बनाए। तीसरा क्वार्टर फाइनल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कर्नाटक ने 72 ओवर में 7 विकेट पर 213 रन बनाए। अलूर में खेले जा रहे चौथे क्वार्टर फाइनल में पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच मुकाबले हो रहे हैं। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 219 रन बनाए। जवाब में मध्य प्रदेश ने 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बनाए हैं। तो आज जो है ये जो चारों क्वार्टर फाइनल हैं ये रणजी के हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, इसमें टीमें जो है बड़ा स्कोर कर रही हैं। पंजाब की टीम ही है जिसने थोड़ा सा हल्का स्कोर किया, वो आउट हो गई है। लेकिन जो टीमें से लगता है कि रणजी ट्रॉफी जो है ना वो ज्यादातर बल्लेबाजों के डोमिनेशन वाली चलती है, तो पिचेस भी हिंदुस्तान में ज्यादातर ऐसी होती है जो बल्लेबाजों की मददगार होती हैं, तो बड़े स्कोर हमें इसको देखने को मिलते रहेंगे इसमें। जी, और नजर डालते हैं हॉकी पर। भारत ने पहली बार आयोजित FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। स्विट्जरलैंड के लुसान में कल फाइनल में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया और 10 अंकों के साथ टीम पहले स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। तो 5S के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या प्रतियोगिता है? देखिए, ये 20 मिनट का मैच है, 5-5 खिलाड़ी टीमों में खेलते हैं। तो ये जैसे क्रिकेट में T20 एक नया इनोवेशन है जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं हमारे हिंदुस्तान के, हमारे लिए गर्व की बात है। और वो नए नए इनोवेशन हॉकी के अंदर लानी पड़ती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कई बार ये देखा जाता है कि हॉकी को ज्यादा लोग देखते नहीं है टेलीविजन के ऊपर भी। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे लोग जो कि फास्ट चीजें देखना चाहते हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं वो इसकी तरफ काफी आकर्षित होंगे। और ये एक अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसमें भारतीय टीम जीती, अपना रिकॉर्ड क्लीन रखते हुए। एक मैच खाली उन्होंने ड्रॉ खेला, तो एक हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है जी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि कजाकिस्तान के अलमाटी में भारत के अमन सेहरावत ने बोलार्ड तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया आपका। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com
www.ncc.nic.in पर कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।